सास को खुश रखना कौन सी बहू नहीं चाहती, और वो भी तब जब सास के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी हो। तू तो जबरदस्ती सास के आगे पीछे घूमती है। अरे अकेला बेटा है, सारी प्रॉपर्टी उसी के नाम होगी, तो क्यों इतनी चिंता करती है? अरे माँ, तू नहीं जानती मेरी सास का दिमाग। अगर खराब हो गया ना तो गले के कुत्ते के नाम कर जाएंगी सारी प्रॉपर्टी। हाँ ये भी है, तेरी सास का तो सच्ची कोई भरोसा नहीं है। अरे एक नंबर की तेज़ औरत है, वो तो मैंने तेरी शादी में ही देख लिया था। बेटा मुझे ना वैसे बहुत जलन होती है जब तू उसे ना माँ जी कहते आगे पीछे घूमती है। माँ तो सिर्फ मैं ही हूँ ना तेरी। अरे हाँ माँ, अब विवेक की अम्मा तो बोलूँगी नहीं ना, सास है तो माँ जी ही बोलूँगी ना। हाँ हाँ ठीक है, एक काम करती हूँ, ज़रा बहू को देख लूँ क्या कर रही है। अच्छा चल रखती हूँ। माँ के फ़ोन रखते ही बहू हाथ में नाश्ता सजाकर सास के कमरे में जाती है। सास नहा धोकर पूजा पाठ करके बैठी ही होती है कि आ गई महारानी, मिल गई फुर्सत कि सास को भी कुछ दे दे। माफ़ करिएगा माँ जी, वो मेरी माँ का फ़ोन आ गया था ना। आधा घर तो इन माओं ने ही खा रखा है। अरे बेटे से इतना ही प्यार है तो क्यों नहीं घर में ही रख लेते? बस बड़े घर का लड़का चाहिए, किसी तरह शादी हो जाए। 25 चक्कर रोज लगाती थी तेरी माँ इस घर के, पता है? जी माँ जी, वो माँ बता रही थी कि इस घर के 10 दरवाजे बंद कर दिए थे आपने उनके लिए, तो कैसी ज़मीन खोद कर सुरंग के रास्ते वो आपके बेडरूम में दाखिल हुई। हर रिश्ते की बात की थी। हाँ ठीक है, तो वो भी बोल देना अपनी माँ को खुदाई भरवाने के लिए जो पैसे लगे थे भेज दे। जवाब देना होता है कि नहीं? जी माँ जी। माँ जी नाश्ता करिए। नाश्ता खास आपकी पसंद का उपमा बनाया है, वो भी मूंगफली डाल के। हाँ ठीक है, ला रख दे, और जा कड़क चाय लेकर आ मलाई मार कर। बहू भाग कर किचन में जाती है जहाँ काम कर रही होती है नौकरानी। सारा दिन खाती पीती रहती है, न जाने कहाँ से इतना बड़ा मकान बना लिया। करोड़ों की प्रॉपर्टी है, जीवन का इस बुढ़िया की कोई भरोसा नहीं है, कब टैं हो जाए। ये नहीं कि घर मेरे नाम कर दे। आज तो पेपर पर साइन करवा कर रहूंगी। बहू बड़बड़ाए जा रही थी, नौकरानी उसे देख रही थी। बहू को गुस्सा आता है। क्या ही कर रही है? जोक सुना दिया है क्या मैंने? बड़ी पतीली हो तो दे दे, चाय बनानी है। नौकरानी पतीली दे देती है। बहू चाय बनाकर सास के कमरे में जा रही होती है कि एक तो हाथी जैसा इतना बड़ा मकान, अरे रिक्शा क्यों नहीं लगा देते ये लोग एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए? वैसे इतना बड़ा शहर के बीचों बीच का मकान पूरा का पूरा मेरा। मेरी तो जिंदगी बन गई इस घर में शादी से। बहू चाय लेकर जाती है, जैसे ही सास को देती है, सास चाय का घूंट भरती है और बहू को घूर घूर के देखने लगती है। क्या हो गया माँ जी? सास खुश हुई बहू, बहुत उम्दा चाय, वाह। जाओ अब आराम करो। बहू को तो मानो पंख लग जाते हैं, वो खुश हो जाती है। माँ जी मैं ना बाहर ही खड़ी रहती हूँ। माँ जी मजाक बात थोड़ी ना है, मेरे कमरे से आपके कमरे तक आने में भी तो 10 मिनट लग जाते हैं। वैसे भी कमरे में कोई काम है नहीं, तो माँ जी यहीं रुक जाती हूँ मैं। वाह बहू वाह, जैसा मैंने तेरी माँ को देखकर तुझे लालची, घमंडी और पागल समझा था, तू तो वैसी बिल्कुल नहीं है। वैसे तू बाहर बैठ सकती है। सास खुश है तेरी, तुझे इनाम मिलेगा बहुत जल्द बहू। बहू को तो लगता है मानो जो गेम वो खेल रही है सास के साथ अच्छा बनने का, उसे खुश रखने का, उसकी एक एक पारी वो जीतती जा रही है। माँ को फ़ोन करके बताती हूँ कि बुढ़िया खुश है और जल्दी इनाम देने की बात कर रही है। और इनाम में क्या होगा? पूरा का पूरा घर। बहू माँ को फ़ोन करती है। हाँ क्या हो गया? तेरी सास को हार्ट अटैक आ गया क्या? सारी प्रॉपर्टी पर तूने साइन करवा लिए? अरे फ़ोन क्यों किया है? उफ़ माँ, इतनी अच्छी किस्मत मेरी कहाँ है, तू तो रहने ही दे। पता है 2 बार सुबह से बोल चुकी है, तेरी सास खुश हुई बहू। सास खुश हुई है, मुकैम्बो नहीं। बड़ी आई, जब तेरे नाम प्रॉपर्टी हो जाए ना तब बताना, समझी? बहू को तो माँ की फिक्र ही नहीं है,
वो तो पूरे घर में राज करने के सपने देख रही थी। बहू सपना देख रही थी और नौकरानी वो बहू को। भाभी काहे आँख बंद करके हंसे, तो सब ठीक है ना? दिमाग तो ना ही खराब है आपका। बेचारा भैया भी बाहर रहते, ऊपर से आंटी जी को पागल बहू मिल गई। बहू को नौकरानी की बात पर गुस्सा आ जाता है। तो तू क्या बकवास कर रही है? हाँ, तू तो रहने ही दे, तू समझेगी ही नहीं। जब ये पूरा घर मेरे नाम हो जाएगा ना, तब देखना। ऐसे ही नहीं, मैंने पति के बिना और सास के साथ रहने की ठानी थी। भाभी नौकरानी बहू को कुछ कहती कि बहू उसे भगा देती है। शोर सुनकर सास चिल्लाने लगती है। सोने का वक्त है और बाहर ये चिल्लमपो क्या हो रहा है? कुछ नहीं माँ जी, मैं ना ये पंखा लेकर खड़ी हो जाती हूँ, आप पर कोई भी मक्खी बैठने नहीं दूंगी। अरे आना दो तू। बोल के तो बाहर खड़ी हुई थी कि जैसे मेरे लिए मार काट कर देगी। कौन चिल्ला रहा था बाहर? माँ जी वो नौकरानी थी, न जाने क्यों आपकी बुराई करना चाह रही थी तो मैंने भगा दिया। बोल दिया कल से घर का सारा काम मैं कर लूँगी। वैसे भी माँ जी रहते तो हम यहाँ दो ही हैं, और आपकी सेवा करके मैं स्वर्ग के लिए अपना स्थान पक्का करना चाहती हूँ माँ जी। सास हैरान हो रही थी कि ऐसे कैसे हो सकता है। एक लड़की जिसकी नई नई शादी हुई है, जिसकी माँ इतनी तेज़ है कि खुद का घर खा जाए, उसकी बेटी के मुंह से ऐसी बात पचाना मुश्किल हो रहा था। जीती रहो बहू, जीती रहो, खुश रहो। भगवान खूब दे तुझे, खूब दे। मैं खुश हुई। बहू तो मानो सातवें आसमान में। सास खुश तो किसी और की क्या परवाह जी। और क्या कहा था सास ने? खूब दे, भगवान खूब दे। अरे अभी तो फिलहाल बुढ़िया ये मकान ही दे दे। उधर सास आराम कर रही होती है कि ननद घर आ जाती है। माँ माँ। ननद रानी क्या हो गया है? क्यों चिल्ला रही है? देख नहीं रही है सासू माँ सो रही हैं। अरे तो क्या हो गया? कौन सा उठ नहीं सकती है? या फिर आपने खाने में जहर डाल दिया कि ये मर जाए? देखिए ऐसा मत बोलिए। वैसे सासू माँ अभी अभी सोई हैं। चलिए मैं आपको चाय नाश्ता करा दूँ। बहू ननद के साथ बाहर कमरे में चली जाती है। वो ननद की खातिरदारी करती है, उसके लिए चाय नाश्ता बनाती है। क्या बात है, मायके का मज़ा तो अब मिल रहा है मुझे, मज़ा ही आ गया। वैसे भाभी क्या बात है, कितना काम करती हैं आप? हाँ तो क्या हुआ, मेरी माँ ने मुझे शादी के वक्त ही बोल दिया था कि शादी के बाद ससुराल ही तेरा घर होगा, मायके का मुंह ही ना देखना। क्या बात है माँ जी, वैसे माँ से ना कुछ काम था मुझे। अरे क्या काम था? देखिए भाभी भी तो माँ के समान ही होती है ना, मुझे बता दीजिए। हाँ ये भी ठीक है। वो क्या है ना, मेरे घर में शादी पड़ी है तो कुछ गहने लेने आई थी। भाभी जो किसी भी तरह सारे घर वालों को खुश करने में लगी रहती है। अरे गहने मेरे ले जाओ, और तो और साड़ी भी ले जाओ, वो भी लाखों वाली, अभी लेकर आती हूँ। बहू अंदर जाती है। कमरे में वो अपने सारे जेवर, साड़ी और बहुत सारा सामान ननद के लिए निकाल लेती है। ननद खुश तो उसकी माँ खुश, उसकी माँ खुश तो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम। इस करोड़ों की प्रॉपर्टी के सामने तो ये सामान कुछ भी नहीं है। बहू सारा सामान ननद को लाकर दे देती है। वाह भाभी, मैं ना जल्दी लौटा दूंगी। अरे नो 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 नो, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सारा सामान मेरी माँ ने आपके लिए दिया था। वो क्या है ना, अकेली ननद है आप मेरी, क्यों? वाह भाभी वाह, ये लीजिए चाय, आप पी लीजिए। थक जाती है ना आप भी सारा दिन काम करके। बहू भी ननद की सारी चाय पी लेती है। फिर ननद खुश भाभी को गले लगाकर सारा सामान लेकर फुर्र हो जाती है। तभी बहू की माँ का फ़ोन आ जाता है। अरे क्या कर रही है बेटा, कुछ काम बना क्या? तेरी शादी सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए कराई है, याद है ना? बहुत खर्चा किया है बेटा कर्जा लेकर, मांगने वाले रोज़ दरवाजे पर खड़े रहते हैं। माँ आज तो मैंने अपने सारे गहने, सारी महंगी साड़ियाँ भी अपनी ननद को दे दी है। इससे खुश होकर आज तो मेरी सास खुश हो ही जाएगी और सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम। फिर मैं सारा घर बेचकर फुर्र। बहू माँ का फ़ोन रखकर सो जाती है। जब सोकर उठती है तो ओहो, दोपहर को नींद कैसे लग गई। माँ जी को कुछ चाहिए होगा तो कमरे से बाहर निकल कर देखती हूँ, पर ये क्या,
घर के बाहर तो एकदम सन्नाटा, सिर्फ एक आदमी खड़ा था। अरे जल्दी घर खाली करो, आज सुबह तक के लिया था किराए से, अब तो शाम होने आई है। और तुम कौन हो, कहाँ थी? एक तो घर इतना बड़ा है कि पता ही नहीं चलता है कौन है कहाँ है। घर खाली करो, और भी कोई है तो निकालो जल्दी से। क्या मतलब घर खाली करो? अरे ये तो मेरा ससुराल है। ससुराल? अरे वो तो सीरियल की शूटिंग के लिए था, तुम ही बहू बनी थी ना। चलो अब निकलो। बहू के साथ तो सास को खुश करने में खेल ही हो गया। जो लड़की घर उसके नाम होते ही बेचकर फुर्र होने वाली थी, उसके सारे गहने, सारे महंगे सामान लेकर सास और ननद फुर्र। बहू बाहर खड़ी होकर रो रही थी कि वो नौकरानी आ जाती है। अब काहे को रोती रे भाभी? तेरे को तभी बताने वाली थी कि ये भाड़े का घर है, लेकिन तभी तूने मुझे निकाल दिया। बहू क्या कहती, जैसी करनी वैसी भरनी। एक छोटे से शहर में शब्बो किन्नर और उसके बाकी के किन्नर साथी एक ही साथ एक ही घर में रहते थे। एक दिन की बात है, शब्बो किन्नर अपने साथी किन्नरों के साथ अपने घर की ओर जा रहे होते हैं। तभी उन्हें रास्ते में मंदिर के पास 2 साल की छोटी बच्ची बेहोश पड़ी मिलती है। आए हाय, ये किसकी बच्ची बेहोश पड़ी है? और इतनी छोटी बच्ची को यहाँ कौन मुआ छोड़कर चला गया? आए हाय, न जाने कौन हुआ इतनी छोटी बच्ची को मंदिर के पास छोड़कर चला गया। अरे चलो चलते हैं, बेकार में ले लेके देने ना पड़ जाए। वैसे भी न जाने किसकी बच्ची है। तभी शब्बो किन्नर उस बच्ची को गोद में उठा लेती है और उसे बच्ची को देखकर बड़ी दया आती है। आए हाय, कितनी प्यारी बच्ची है। कैसे माँ बाप है जो इतनी छोटी सी बच्ची को मंदिर के पास छोड़कर चले गए? फिर शब्बो किन्नर इधर उधर चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखती है, पर उसे कोई नजर नहीं आता। आज से तू मेरे साथ रहेगी, मैं पालूंगी तुझे। ए शब्बो, तू पागल हो गई है क्या? यहाँ अपना रहने का ठिकाना नहीं और तू बच्ची को अपने साथ रखने की बात कर रही है। हम इस बच्ची को अपने साथ नहीं रखेंगे। क्यों चंपा, क्यों चमेली? और मैं रखूंगी इस बच्चे को अपने साथ, मैं पालूंगी इस बच्ची को, मैं बनूंगी इस बच्ची की माँ। आय हाय। बाकी किन्नरों के लाख कहने पर भी शब्बो किन्नर उन किन्नरों की बात नहीं मानती और वो बच्ची को लेकर अपने साथी किन्नरों के साथ घर आ जाती है। जैसे ही उस बच्ची को होश आता है तो शब्बो किन्नर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अरे देखो देखो, मेरी बच्ची को होश आ गया। सभी किन्नर भी बच्ची को होश में देखकर खुश हो जाते हैं। तभी बच्ची जोर जोर से रोने लगती है। आय हाय, ये बच्ची रोने क्यों लगी? कोई मुआ बताएगा मुझे? अरे लगता है इसे भूख लगी होगी, इसीलिए रो रही है। फिर शब्बो बच्ची को दूध पिलाती है। आला ला ला, मेरी बच्ची चुप हो जा, ला ला दूध पे ले बच्ची। दूध पीने के बाद बच्ची चुप हो जाती है। आज से मैं ही तेरी माँ हूँ, मैं तुझे राधा बुलाया करूंगी। फिर सभी किन्नर भी उस बच्ची को राधा कहकर बुलाने लगते हैं। बच्ची भी धीरे धीरे उन किन्नरों के साथ घुल मिल गई थी। वो बच्ची भी शब्बो को माँ समझने लगी थी। शब्बो राधा का बहुत अच्छे से ध्यान रखती। वो उसे किसी भी चीज की कोई भी तकलीफ नहीं होने देती। यहाँ तक कि शब्बो ने नाच गाना तक बंद कर दिया था। पर ऐसे कब तक चलता? शब्बो के पास जो कुछ भी पैसे थे सब खत्म हो चुके थे। अब राधा भी 5 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन सभी किन्नरों ने शब्बो किन्नर से कहा, आए हाय, ऐसे कब तक तू घर में बैठी रहेगी? थोड़ा नाच गाना करेगी तभी तो पैसे आएंगे ना। फिर एक रात राधा को बहुत तेज बुखार चढ़ गया था। उसका बदन आग की तरह तप रहा था। ये देख शब्बो घबरा जाती है। हाय रे मेरी बच्ची राधा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। अभी मैं तुझे डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। शब्बो किन्नर दौड़ी दौड़ी राधा को डॉक्टर के पास ले जाती है और वहां से दवाई दिलाकर लाती है। उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। जैसे ही राधा ठीक हो जाती है तो शब्बो उसे समझाती है, राधा, मुझे काम करने जाना होगा, तुम घर पर ही रहना और कहीं भी नहीं जाना। माँ, तुम क्या काम करने जा रही हो?
राधा, हमारा काम तो नाच गाकर पैसे कमाना है। शब्बो राधा को समझाकर नाचने गाने चली जाती है। शब्बो भी आराम से अकेली अकेली खेलती रहती और जब शाम हो जाती तो सारे किन्नर और शब्बो घर आ जाते। शब्बो जब भी शाम को घर आती तो वो राधा के लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आती। राधा, देख मैं तेरे लिए आइसक्रीम लाई हूँ, तुझे पसंद है ना? हाँ माँ, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। शब्बो राधा को आइसक्रीम खाते देख बड़ी खुश होती है और मन में सोचने लगती है, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने मेरी झोली में फूल से बच्चे देखकर खुशियां भर दी, नहीं तो हम किन्नरों के जिंदगी में तो औलाद का सुख ही नहीं है। ये सब सोचते सोचते शब्बो किन्नर की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। माँ, आप रो क्यों रहे हो? मेरी बच्ची राधा, तुम मुझे छोड़कर कहीं जाएगी तो नहीं ना? अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मैं तेरे बगैर मर जाऊंगी। राधा अपनी माँ के गले लग जाती है। माँ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राधा अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे पढ़ना है। सब बच्चे स्कूल जाते हैं, मुझे भी स्कूल जाना है। स्कूल जाना है? ठीक है बेटा, कल ही मैं तेरा दाखिला स्कूल में करा दूंगी। फिर जैसे ही सुबह होती है, शब्बो राधा का स्कूल में नाम लिखवाने लेकर जाती है। स्कूल की अध्यापिका शब्बो को देखकर कहती है, आप तो एक किन्नर हो ना, फिर ये बच्ची आपकी कैसे हुई? अध्यापिका जी, ये मेरी ही बच्ची राधा है। मैंने इसे जन्म तो नहीं दिया, पर इसे माँ का प्यार बराबर दिया है। इसे माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। अध्यापिका को भी शब्बो किन्नर की ममता को देखकर दया आती है। वो राधा का अपने स्कूल में नाम लिख लेती है। फिर राधा और बच्चों की तरह स्कूल जाने लगती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। राधा भी शब्बो के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। एक दिन की बात है, शब्बो किन्नर की बेटी राधा अपने स्कूल के बच्चों के साथ खेल रही थी। तभी कुछ बच्चे राधा को चिढ़ाने लगते हैं। हम नहीं खेलेंगे तेरे साथ, तू तो किन्नर की बेटी है। किन्नर की बेटी? वो क्या होता है? तुझे नहीं पता? तभी सभी बच्चे मिलकर राधा को चिढ़ाते हैं। राधा किन्नर की बेटी है, किन्नर की बेटी राधा। राधा रोते हुए अपने घर चली आती है। जब शब्बो किन्नर नाच गाकर घर लौटती है तो देखती है, अरे राधा, क्या हुआ? रो क्यों रही है? तुझे किसी ने कुछ कहा क्या? माँ, स्कूल के सभी बच्चे मुझे किन्नर की बेटी कहकर चिढ़ाते हैं और वो बच्चे कहते हैं कि तेरी माँ नाचने गाने का काम करती है। शब्बो राधा को जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर सुला देती है। और अगली सुबह शब्बो किन्नर राधा के साथ बैठी हुई थी। तभी उसकी नज़र अखबार पर पड़ती है, जिसमें राधा की 2 साल पहले की तस्वीर छपी हुई थी और लिखा था, जो कोई मेरी बच्ची को ढूंढ कर लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। ये देखकर शब्बो किन्नर के होश उड़ जाते हैं। मैं मेरी राधा को किसी को नहीं दूंगी। शब्बो पूरी रात राधा के माँ बाप के बारे में सोचती रहती है। ये बच्ची मेरी नहीं है, फिर भी मैं राधा के लिए इतनी परेशान हो जाती हूँ, और जो उसके माँ बाप है वो अपनी बच्ची के खोने से कितने परेशान होंगे। फिर जैसे ही सुबह होती है, शब्बो अखबार के दिए पते पर फोन करके राधा के घर वालों को राधा के बारे में सब कुछ बता देती है। और फिर जैसे उन्हें पता चलता है कि शब्बो किन्नर के पास उनकी बच्ची है, तो वो उसे लेने शब्बो किन्नर के पास पहुंचते हैं। शब्बो, तुम्हारे पास हमारी बच्ची है, हम उसे लेने आए हैं। शब्बो रोते हुए राधा को दिखाते हुए कहती है, ये रही आपकी बच्ची। और फिर शब्बो राधा को उसके माता पिता को सौंपते हुए कहती है, राधा बेटा, ये तेरे माता पिता है, ये तुझे लेने आए हैं। राधा हैरान होकर देखती है और रोने लगती है। आप ही मेरी माँ हो, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये देख शब्बो भी राधा के साथ रोने लगती है। राधा बेटा, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, यही तेरे माँ बाप है, तुझे इनके साथ ही जाना होगा।
राधा के असली माता पिता अपनी बच्ची और शब्बो का प्यार देखकर कहते हैं, तुम ही इसकी असली माँ हो। क्या हुआ तुमने इसे जन्म नहीं दिया तो? जरूरी तो नहीं कि जन्म देने वाली ही असली माँ हो। अरे पालने वाली माँ तो जन्म देने वाली माँ से भी बड़ी होती है, इसलिए आज से तुम ही इसकी माँ हो। और फिर राधा के असली माता पिता अपनी बच्ची को शब्बो के हाथ में सौंपकर चले जाते हैं और शब्बो किन्नर राधा के साथ हंसी खुशी रहने लगती है और उसकी एक माँ की तरह अच्छे से परवरिश करती है। जयंती और केशव की शादी के 2 साल बाद ही उनके घर में एक बेटी पैदा हुई। केशव के माँ बाप यानी कि जयंती के सास ससुर रघुनाथ और सुमित्रा अपने घर में पोती के आने की खबर से बहुत खुश थे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब पता चला कि जयंती और केशव की बेटी नॉर्मल नहीं थी बल्कि किन्नर थी, रघुनाथ और सुमित्रा के तो होश ही उड़ गए। देखो जयंती, तुम्हारी ये बेटी जैसे जैसे बड़ी होगी वैसे वैसे मुश्किलें बढ़ेंगी, और वैसे भी एक किन्नर को घर में रखना ठीक नहीं है बेटा। हाँ बहू, जितना जल्दी तुम इसे किन्नरों की बस्ती में देकर आ जाओगी तुम्हारे और हमारे परिवार के लिए ठीक रहेगा। माँ बाबूजी, मैंने और जयंती ने हमारी बेटी यानी कि राधा को पालने का फैसला लिया है। हम उसे किन्नरों को देकर नहीं आएंगे। ये कैसी बात कर रहे हो केशव? तुम चाहे इसका नाम राधा रख लो या मीरा, रहेगी तो ये किन्नर ही ना। देखो केशव, जितना जल्दी तुम अपनी इस किन्नर बेटी से मोह छोड़ दोगे उतना ही जल्दी तुम्हारे और इसके दोनों के लिए बेहतर होगा। माँ बाबूजी, मैं आप दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरी बेटी से अलग मत कीजिए। चाहे किन्नर हो या चाहे कुछ भी, मैं हमेशा अपने साथ रखना चाहती हूँ, इस घर का हिस्सा बनाकर। अब अगर तुम दोनों ने जिद कर ही ली है बेटा तो ठीक है, लेकिन याद रखना इस घर में रहकर इसे कभी अपने हिस्से का सम्मान नहीं मिल पाएगा। और मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त माँ? तुम दोनों को अपनी दूसरी संतान को भी जन्म देना होगा। मैं जिंदगी भर एक किन्नर पोती की दादी बनकर नहीं रह सकती। कम से कम एक तो दुनिया को दिखाने के लिए नॉर्मल बच्चा इस घर में होना चाहिए ना। धीरे धीरे राधा बड़ी हो जाती है। जब वो 3 साल की हो जाती है तो जयंती और केशव के घर में एक और बेटी का जन्म होता है जो एकदम नॉर्मल होती है। जयंती और केशव उसका नाम मीरा रख देते हैं। एक दिन शाम के वक्त जब रघुनाथ और सुमित्रा अपनी छोटी पोती मीरा को गोद में खिला रहे थे तो राधा वहां पर पहुंच जाती है। दादी दादी, आप हमेशा छोटी को ही अपने साथ खिलाते हैं, मुझे भी आपके साथ खेलना है। अरे दूर रह, खबरदार जो मेरे पास आई तो हाथ मत लगाना। लेकिन क्यों दादी? भाग यहाँ से। आई बड़ी मुझसे सवाल पूछती है। दादी दादी दादी, मैं तो मेरी नन्ही सी पोती के लिए बड़ी सुंदर फ्रॉक लेकर आया हूँ। अरे मेरी मीरा के लिए। मुझे भी चाहिए फ्रॉक दादाजी, मुझे भी सुंदर फ्रॉक पहनना है। बाबूजी, अब राधा के लिए कुछ नहीं लेकर आए? इस किन्नर के लिए कुछ लाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। लेकर जाओ इसे यहाँ से, और इसे ना बहुत दूर रखा करो। कितनी बार कहा है कि हम इसके दादा दादी नहीं हैं। कुछ साल और इसी तरह से बीत जाते हैं। अब राधा 10 साल की और मीरा 7 साल की हो चुकी थी। एक दिन सुमित्रा के दूर के रिश्तेदार उनके घर आते हैं। अरे नमस्ते भाई साहब, बहन जी, कैसे हैं आप? कितने सालों के बाद मिलना हो रहा है आपसे। अरे आप लोग तो आते ही नहीं। आज पता नहीं कैसे रास्ता भूल गए कि इधर आ गए। बहुत जरा जल्दी से पानी लेकर आना। तभी अचानक राधा अपने हाथ में पानी का ग्लास लेकर रिश्तेदार को देने के लिए आती है। अरे नहीं नहीं, एक किन्नर के हाथ का पानी पीकर हमें पाप का भागीदार नहीं बनना। आप तो जानते हैं भाई साहब, हम इन चीजों के कितने खिलाफ हैं। अरे ठीक कहते हैं आप, लेकिन कौन समझाए? हमारे बहू और बेटी की तो बुद्धि खराब हो गई है। राधा, कितनी बार कहा है तुमसे, घर पर कोई आए तो उससे दूर रहा करो। भागो यहाँ से। आई बड़ी पानी पिलाने वाली, निकलो यहाँ से। दादाजी ये देखिए ना, मेरे जूते खराब हो गए, मुझे नए शूज चाहिए। अरे क्यों नहीं मेरी पुत्ती, मेरी लाडली बिटिया रानी, आज तुम्हारे दादाजी को बाजार भेजकर तुम्हारे लिए जूते मंगवा दूंगी। ठीक है बच्चा? क्या बात है बहन जी, छोटी पोती कुछ ज्यादा ही लाडली लगती है आपकी। अरे क्यों ना हो, एक यही तो हमारे जीने का सहारा है। मेरी प्यारी मीरा, समझा समझा कर थक गई मैं अपनी बहू जयंती को कि अभी भी वक्त है। इस किन्नर को जाकर उन किन्नरों की बस्ती में छोड़ा है, लेकिन मानती ही नहीं।
अरे इसके साथ हमारे बेटे का दिमाग भी खराब हो गया है, न जाने किसकी बातों में आ गया है। कब तक इस किन्नर को अपने घर में रखेगा, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता। सारे समाज के सामने मजाक बना कर रखा है हमारा। रिश्तेदार अपने घर चले जाते हैं और कुछ दिनों बाद जब सुमित्रा आंगन में बैठकर कुछ काम कर रही थी तो राधा वहाँ पर दौड़ती हुई आती है। दादी ये देखिए, आपकी साड़ी छत पर सूख रही थी ना, बाहर गली में गिर गई थी, मैं इसे जल्दी से उठाकर ले आई। दूर दूर रहना मुझसे। और तूने मेरी साड़ी को हाथ कैसे लगाया? मनहूस कहीं की, शर्म नहीं आती तुझे? मैंने मना किया था ना कि मेरी किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। लेकिन दादी अगर मैं नहीं उठाकर लाती तो आपकी साड़ी नाली में गिर जाती। अरे तेरे हाथों को छूने से बेहतर होता कि नाली में ही गिर जाती। तूने मेरे कपड़ों को छुआ है, अब मुझे भी जाकर पवित्र होना पड़ेगा। जा यहाँ से। कितनी बार कहा है मेरे सामने आकर अपनी ये मनहूस शक्ल मत दिखाया कर। राधा रोते हुए वहाँ से चली जाती है। उसे समझ में ही नहीं आता था कि आखिर उसकी गलती क्या थी। उसके दादा दादी उससे इस तरह से क्यों व्यवहार करते थे। कुछ दिनों के बाद जयंती अपने सास ससुर के पास आती है और कहती है, मम्मी जी, पापा जी, जानते हैं राधा ने अपने स्कूल के डांस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता है। और एक किन्नर करेगा भी क्या? किन्नरों को वैसे भी ना नाचना गाना करना ही आता है। नाची होगी वहाँ पर तालियां बजा बजा कर, और तुम्हें खुश होकर बता रही है कि फर्स्ट प्राइज जीता है। अब क्यों ऐसी बात कर रहे हैं बाबूजी? डांस तो नॉर्मल लड़कियां भी करती हैं ना, फिर अगर मेरी राधा डांस करती है तो इसमें क्या बुराई है? नॉर्मल लड़कियां डांस करती हुई नॉर्मल लगती है बहू, लेकिन एक किन्नर लड़की डांस करती हुई किन्नर ही लगेगी। तुम्हें ये बात कभी समझ में नहीं आएगी, इतना तो हम समझ चुके हैं। उसी वक्त मीरा दौड़ती हुई वहाँ पर आती है। आ गई मेरी लाड़ो रानी, जल्दी से मेरे पास आ। पता क्या चाहिए तुझे मेरी बच्ची? दादाजी, मुझे ना वो बड़े वाले घुंघरू चाहिए। बड़े वाले घुंघरू? लेकिन तुम क्या करोगी मेरी बिटिया? मुझे डांस करना है, छम छम करके नाचूंगी। मुझे डांस करना अच्छा लगता है। अरे वाह 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 वाह, हम अपनी बिटिया रानी को एक नहीं दो दो जोड़ी घुंघरू ला कर देंगे। पापा जी, कहने को तो मीरा भी मेरी ही बेटी है, लेकिन अगर वो डांस करेगी तो क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? देखो बहू, मीरा एक नॉर्मल लड़की है, वो डांस करते हुए सुंदर लगेगी, और जब तुम्हारी राधा नाचेगी तो ऐसा लगेगा जैसे कोई किन्नर तालियां बजा बजा कर नाच रहा है। तभी वहाँ पर केशव आ जाता है। रहने दो जयंती, माँ और बाबूजी इस बात को कभी नहीं समझेंगे, वो हमारी बड़ी बेटी को कभी नहीं अपनाएंगे। अरे क्या हो जाएगा उसे अपनाने से केशव? बताओ जरा, क्या हो जाएगा? क्या उसकी शादी होगी, बच्चे होंगे? क्या उसकी एक सामान्य जिंदगी होगी जैसी दूसरी लड़कियों की हो? जानता हूँ बाबूजी, जब मैंने और जयंती ने उसे पाल पोस कर बड़ा करने का फैसला लिया था, ये बात तो हम तब भी जानते थे। राधा की जिंदगी इतनी आसान नहीं होगी, लेकिन हमने उसे जन्म दिया है, हम उसे किसी और के हवाले नहीं कर सकते। सड़कों पर लोगों के आगे ताली बजा बजा कर पैसे मांगते हुए नहीं देख सकते। तो क्या करेगा बेटा? जिंदगी भर अपने घर में रखेगा, मुसीबत की तरह अपने सर पर बिठाकर? माफ कीजिए मम्मी जी, लेकिन राधा मुसीबत नहीं है, वो हमारी अपनी औलाद है। वक्त बीतता जाता है। राधा और मीरा अब जवान हो चुकी थी। राधा की शादी की उम्र हो गई थी, लेकिन जयंती और केशव जानते थे कि उसकी शादी कभी नहीं हो सकती। लेकिन राधा पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थी, और फिर एक दिन अच्छी खबर आई। मम्मी पापा, ये देखिए, मुझे एक बहुत अच्छी जॉब का ऑफर आया है। शाबाश मेरी बेटी, आखिर तूने वो कर दिखाया जिसका सपना मैं हमेशा से तेरे लिए देखा करती थी। सारी दुनिया से लड़के हमने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है बेटा, अब तू जा, आराम से जाकर नौकरी कर। लेकिन मम्मी पापा, जब मुझे अपने ही घर में इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तो क्या बाहर जाकर नौकरी करना आसान होगा? मैं जानता हूँ बेटा, तुम्हें अब से भी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और हो सकता है कि तुम्हारा सच सामने आने के बाद लोग तुम्हें नौकरी भी ना दे बेटा। और फिर मैं क्या करूँगी? देखो बेटा, तुम्हारा इस तरह से पैदा होना भगवान की मर्जी थी, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। लेकिन तुमने पढ़ लिख कर अपने आप को इस काबिल बनाया कि तुम अच्छी जगह नौकरी कर सको, तो अब डरना कैसा? लेकिन जब राधा कंपनी में नौकरी करने के लिए जाती है, तो कंपनी में जैसे ही पता चलता है कि वो एक नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि किन्नर है, तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। राधा दुखी होकर अपने घर लौट आती है, और फिर राधा एक सवाल पूछती है। जिस तरह से दुनिया में सब लोग पैदा होते हैं, हर बच्चा जन्म लेता है, वैसे ही अपनी माँ की कोख से हम किन्नर भी जन्म लेते हैं, और किन्नर होना कोई अपराध तो नहीं है।
ये तो एक जन्मजात चीज है, कोई बीमारी नहीं। कभी कभी भगवान कुछ लोगों को दूसरे लोगों से अलग बना देता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उन्हें जिंदगी जीने का कोई हक नहीं है। अगर आप लोगों के पास मेरे सवाल का जवाब है तो जरूर बताइएगा। क्या एक किन्नर होना इतना बड़ा अपराध है कि उसे अपने घर में रहकर अपनी जिंदगी जीने का हक नहीं, अपने जीवन को जीने के लिए नौकरी करने का हक नहीं, नॉर्मल लोगों के साथ रहने का हक नहीं? तो आखिर क्या हक है हम किन्नरों को सड़कों पर खड़े होकर पैसे मांगना और हर वक्त लोगों के मजाक का पात्र बनना? क्या यही है हमारा हक? अरे वाह, मिठाई खरीद के लाता हूँ अभी। नहीं, मिठाई से क्या होगा, शराब बंटवाऊंगा आज मोहल्ले में। अरे लेकिन अपने माँ बाबा को तो बता दो, उन्हें दादा दादी बनने की ज्यादा जल्दी थी। हाँ हाँ, अभी करता हूँ। नीतू की बात मानकर सुमित खुश होकर माँ बाप को फोन कर देता है। माँ सुनो तो, तुम दादी बनने वाली हो, बेटा होने वाला है तुमको, जल्दी से आ जाओ यहाँ। थोड़ी देर सुमित अपनी माँ से बात करता है। फोन करते ही नीतू उससे पूछ लेती है, तुमको कैसे पता बेटा ही होना है? अरे मेरे बाबा को भी बेटा ही हुआ था, यानी मैं। हमारे खानदान में लड़कियां नहीं हुई, पता नहीं कितनी पीढ़ियों से। अरे मैं तो चाहती हूँ लड़की हो जाए। अरे काली जुबान, लड़की हो जाए? क्यों हो जाए लड़की? लड़का ही होगा। आप भगवान थोड़ी हो फैसला करने वाले। भगवान नहीं, विज्ञान बताएगा। अभी टेस्ट कराने ले चलता हूँ। टेस्ट नहीं करा सकते कि लड़का होगा या लड़की, जेल हो सकती है। पैसा फेंको, तमाशा देखो, सब होता है। चलो मेरे साथ। पाप है ये। चलो मेरे साथ, ज्यादा बड़बड़ मत करो। कोख में भले ही तुम रखोगी, लेकिन बीज मैंने ही बोया है, बच्चा मेरा ही ज्यादा रहेगा। सुमित जबरन नीतू का हाथ पकड़ता है और ये टेस्ट करवाने ले जाता है कि नीतू को बच्चा होगा या बच्ची। कहिए, क्या मदद कर सकते हैं आपकी? आपको बताया था कि मैं आऊंगा चेक करवाने की, बेटा होगा या बेटी। अरे धीरे बोलो, कोई सुन लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। सॉरी। पैसे लाए हो पूरे? डॉक्टर नर्स को बुलाता है और वो नीतू को अंदर ले जाती है। अभी पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है? शाम तक पता चल जाएगा, मैं आपको फोन लगाकर बता दूंगा। सुमित और नीतू घर चले जाते हैं। शाम हो गई, अब तक डॉक्टर का फोन क्यों नहीं आया? ये आप अच्छा नहीं कर रहे। तुम मुझे मत सिखाओ, मैं जानता हूँ बेटा होने में ही फायदा है हमारा। तभी सुमित का फोन बजता है। लड़की? सच में डॉक्टर? हाँ, ज्यादा बात नहीं कर सकता इस बारे में, लेकिन लड़की होगी। हम आ रहे हैं बच्चा गिराने। नहीं नहीं। चुप रहो तुम, कौन पालेगा लड़की को? झूमा झटकी करते हुए सुमित नीतू को डॉक्टर के पास ले जाना चाहता है ताकि उसकी पेट में पल रही बेटी गिरवा सके। बेटी तो मेरी जिंदा रहेगी, मरने नहीं दूंगी। क्या कर लोगी तुम? मैं तुम जैसे आदमी के साथ रहूंगी ही नहीं। तो चली जाओ यहाँ से। तुम्हारे मायके वाले तो तुमको रखेंगे नहीं। मुझसे लव मैरिज करके आई हो, जाओगी कहाँ? न पढ़ना आता है न लिखना, नौकरी भी कोई नहीं देगा। जिसने जन्म दिया है वो ऊपर वाला कोई चमत्कार जरूर करेगा, पर मैं तुम्हारे जैसे भद्दे आदमी के साथ तो नहीं रहूंगी। सुमित उसे रोकता नहीं है और नीतू अपने होने वाली बच्ची की जान बचाने के लिए वहां से चल देती है। वो रात को रेलवे स्टेशन पर कुछ लोगों से बात करती है। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? हम तो खुद मांग के खाते हैं, जब नहीं मिलता तो भूखा सोना पड़ता है। तू भी बगल में बैठ जा। नीतू के पास कुछ पैसे थे, वो उनसे खाना खरीद के भिखारियों में बांट देती है। तेरे पास भी खाने को कुछ नहीं था, पर तूने हमारे साथ बांटा। देखना, अल्लाह तेरे साथ जरूर अच्छा करेगा। नीतू ऐसे ही सड़कों पर सोती है, चौराहों पर रुकने वाली गाड़ियों को साफ करके कुछ पैसे कमा लेती है। कुछ दिन तो ये चलता है, पर जब उसे 3-4 महीने हो जाते हैं तो अपने उभरे पेट की वजह से वो ज्यादा काम नहीं कर पाती। ले पागल औरत, पेट में बच्चा है फिर भी इधर उधर भागती रहती है, मेहनत करती रहती है। ले खाना खा ले और अपना ध्यान रख, जिस बच्चे को बचाने के लिए यहाँ आई है वो भूख से मर ना जाए। ईश्वर ने इतने दिन जिंदा रखा है इतनी तकलीफ में, बाकी भी वो ध्यान दे ही देगा। रेलवे स्टेशन के आसपास के लोग नीतू को जानते हैं।
वो भीख मांगने की जगह हर दुकान वाले का कुछ काम कर देती है और खाना खा लेती है। एक चूड़ी बेचने वाली ने उस पर दया करके उसे अपनी दुकान में सोने को कहा। तू रात को यहाँ सो जाया कर, तेरा बच्चा ठीक रहेगा। बारिश शुरू हो गई है, भीग गई तो बीमार पड़ जाएगी। नीतू को रहने के लिए मिली दुकान भी ज्यादा दिन नहीं रही वहाँ। एक दिन नगर पालिका वालों ने वो गुमटी वहाँ से हटा दी क्योंकि उस जगह पर अतिक्रमण था। अब नीतू स्टेशन के आसपास खुले में ही सोती। आखिर में वो दिन आ ही गया जिस दिन का वो इंतजार कर रही थी। बहुत बारिश हो रही थी, अंधेरा था। तभी उसके पेट से दर्द शुरू हुआ। उसने मदद के लिए लोगों को पुकारा, पर बारिश की आवाज में कोई सुन नहीं सका। एक भिखारिन वहां आई और उसकी मदद करने लगी। अरे लेट जा, जोर लगा। आएगी बेटी, तेरी बेटी आएगी। कल मिठाई मांग के खाएंगे हम, डर मत। थोड़ी देर में नीतू बेहोश हो गई। सुबह जागी तो आसपास रोशनी थी। उसे लगा उसकी बेटी बची नहीं, पर उसे एक बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। वो अपनी बेटी को गले लगा लेना चाहती थी। लल्ली आने वाली थी तुझे तो, पर लल्ला आया है। क्या बेटा हुआ है? हाँ, तेरा डॉक्टर झूठ बोल गया। उस दिन नीतू को पता चला कि डॉक्टर की जांच में कमी थी, गलती थी। उसे बेटा ही होने वाला था। बेटे की खबर सुन के उसका पति वहां उसे वापस लेने आया। अरे बेटा हुआ है, ऐसे थोड़ी रहोगी तुम यहाँ। चलो घर, हम वापस सब ठीक कर लेंगे। नहीं, अब उसका परिवार यही है। वो अपनी मेहनत की खाएगा, तुम्हारे जैसे बाप के साथ नहीं रहेगा। और अगर वो पूछेगा कि उसका बाप कौन है तो क्या कहोगी? कह दूंगी कि मर गया, आत्महत्या कर ली डॉक्टर की झूठी रिपोर्ट देख के। कायर था, लड़की नहीं संभाल सकता था। सब सच बता दूंगी ताकि तुम्हारा खून तुमसे कभी प्यार न कर सके। सारे भिखारी और आसपास के लोग नीतू के बच्चे को पालने की जिम्मेदारी लेते हैं और नीतू की बात पर ताली बजाने लगते हैं। सुमित वहां से मुंह झुकाकर चला जाता है।